नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर आप सबका अपराध की कहानी के नए एपिसोड में आपका सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चले आज की कहानी शुरू करते हैं। वेदराम बेहद सीधा सादा और मेहनती युवक था। वह उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के एक चूड़ी कारखाने में काम करता था, जबकि उसके बीवी बच्चे कासगंज जिले के नगला लालजीतगंज में रहते थे। यह वेदराम का पैतृक गांव था। वहीं पर उसका भाई मिट्ठूलाल भी परिवार के साथ रहता था। जिला कासगंज के ही थाना सहावर का एक गांव है बीनपुर कला। यहीं के रहने वाले आलम सिंह का बेटा नेक्से अक्सर नगला लालजीतगंज में अपनी बुआ के घर आता जाता रहता था। उसकी बुआ की शादी वेदराम के भाई मिट्ठूलाल के साथ हुई थी। वेदराम की पत्नी सुनीता पति की गैरमौजूदगी में भी घर की जिम्मेदारी ठीक ठाक निभा रही थी। वह अपनी बड़ी बेटी की शादी कर चुकी थी। जिंदगी ने कब करवट ले ली, वेदराम को पता ही नहीं चला। पिछले कुछ समय से वेदराम जब भी छुट्टी पर घर जाता था, उसे पत्नी सुनीता के मिजाज में बदलाव देखने को मिलता था। उसे अक्सर अपने घर में नेक्से भी बैठा मिलता था। नेक्से हालांकि उसके भाई मिट्ठूलाल की पत्नी का भतीजा था, फिर भी वह यही सोचता था कि आखिर यह उसके घर में क्यों डेरा डाले रहता है। उसने एक दो बार नेक्से को टोका भी कि बुआ के घर पड़े रहने से अच्छा है वह कोई कामकाज देखे। सुनीता ने भी नेक्से पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वह जब भी आता था, वह उसकी खूब मेहमान नवाजी करती थी। नेक्से के मन में क्या था, यह सुनीता को पता नहीं था। एक दिन नेक्से दोपहर में उसके घर आया और चारपाई पर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा। अचानक वह उसके पास आकर बोला, बुआ, तुम जानती हो कि तुम कितनी सुंदर हो। नेक्से की इस बात पर पहले तो सुनीता चौंकी, उसके बाद हंसती हुई बोली, मजाक अच्छा कर लेते हो। नहीं बुआ, ये मजाक नहीं है। तुम मुझे सचमुच बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हें देखने को दिल चाहता है, तभी तो मैं तुम्हारे यहाँ आता हूँ। नेक्से ने हंसते हुए कहा। नेक्से की बातें सुनकर सुनीता के माथे पर बल पड़ गए। उसने कहा, तुम यह क्या कह रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं बुआ, तुम बैठो और यह बताओ कि फूफाजी कब आएंगे? उसने पूछा। उन्हें छुट्टी कहाँ मिलती है? तुम सब कुछ जानते तो हो, फिर भी पूछ रहे हो? सुनीता ने थोड़ा रोष में कहा। तुम्हारे ऊपर दया आती है बुआ, फूफाजी को तो तुम्हारी फिक्र ही नहीं है। अगर उन्हें फिक्र होती तो इतने दिनों बाद घर न आते। वह चाहते तो गांव में ही कोई काम कर सकते थे। यह कहकर नेक्से ने जैसे सुनीता की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। इसके बाद सुनीता के करीब आकर वह उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, बुआ, अब तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर नेक्से तो चला गया, लेकिन सुनीता के मन में कई सवाल छोड़ गया। वह सोचने लगी कि आखिर नेक्से का उसके यहाँ आने जाने का मकसद क्या है। 28 साल का नेक्से देखने में ठीक ठाक था। वह अविवाहित था और अपने गांव के एक ईंट भट्ठे पर काम करता था। तनख्वाह तो ज्यादा नहीं थी, पर वहां उसे अच्छी कमाई हो जाती थी। बुआ के यहाँ आते आते उसका दिल बुआ की देवरानी सुनीता पर आ गया था। सुनीता पति की दूरी से बहुत परेशान थी। इसी का बहाना बनाकर उसने उसके दिल में जगह बनानी शुरू कर दी थी। रिश्ते की नजदीकियां रास्ते में बाधक थी। नेक्से को इस बात का भी डर लग रहा था कि अगर सुनीता को बुरा लग गया तो परिवार में तूफान आ जाएगा। उस दिन नेक्से के जाने के बाद सुनीता देर तक उसी के बारे में सोचती रही कि आखिर नेक्से चाहता क्या है। उस रात सुनीता को देर तक नींद नहीं आई। नेक्से की बातचीत का अंदाज मन मोहने वाला था,
लेकिन सुनीता उम्र और रिश्ते में नेक्से से बड़ी थी। मन में पति के प्रति गुस्सा भी आया, क्योंकि पति से दूरी के कारण ही उसका मन डगमगा रहा था। उसने तय कर लिया कि इस बार जब पति घर आएगा तो वह उससे कहेगी कि या तो वह गांव में रहकर कोई काम करे या फिर उसे भी अपने साथ ले चले। कुछ दिनों बाद वेदराम छुट्टी पर आया तो सुनीता ने कहा, देखो, तुम्हारे बिना मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता। या तो तुम यहीं कोई काम कर लो या फिर मैं भी बच्चों को लेकर फिरोजाबाद चलकर तुम्हारे साथ रहूंगी। पत्नी की बात सुनकर वेदराम बोला, लगता है तुम पगला गई हो, तुम अपनी उम्र तो देखो। बच्चे बड़े हो रहे हैं और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है, तो क्या अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ? सुनीता ने कहा, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। पर सुनीता, यह मेरी मजबूरी है। मेरी तनख्वाह इतनी नहीं कि वहां किराए पर कमरा लेकर तुम्हें साथ रख सकूं। और तुम क्या सोच रही हो कि वहां मैं खुश हूं? नहीं, तुम्हारे बिना मैं भी कम परेशान नहीं हूं। पति के जवाब पर सुनीता कुछ नहीं बोली। वेदराम 3 दिनों तक घर पर रहा। तब तक सुनीता काफी खुश रही। पर पति के जाने के बाद उसके जिस्म की भूख फिर सिर उठाने लगी। वह उदास हो गई। तब उसके दिलोदिमाग में नेक्से घूमने लगा। वह उससे मिलने को उतावली हो उठी। इतना ही नहीं, वह अपनी जेठानी के घर जाकर बोली, दीदी, नेक्से आया नहीं क्या? जेठानी ने कहा, आया तो था, पर जल्दी में था। क्यों, कोई काम है क्या? नहीं, मैंने तो यूं ही पूछ लिया। उदास मन से सुनीता वापस आने को हुई। तभी जेठानी ने कहा, शायद वह कल आएगा। जेठानी की बात सुनकर सुनीता का दिल बल्लियों उछलने लगा। उसे लग रहा था कि नेक्से उससे नाराज है, तभी तो वह उसके घर नहीं आया। अगले दिन अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला। सामने नेक्से खड़ा था। तुम? उसे देखकर सुनीता हैरानी से बोली, हाँ, मैं ही हूँ बुआ, लेकिन तुम मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो? बड़ी बुआ ने बताया कि तुम मुझे याद कर रही थी, सो मैं आ गया। अब बताओ, क्या कहना है? नेक्से ने घर में दाखिल होते हुए कहा। सुनीता ने मुख्यद्वार बंद किया और अंदर आकर नेक्से से बातें करने लगी। कुछ देर में सुनीता 2 गिलासों में चाय लेकर आई तो नेक्से ने पूछा, फूफा आए थे क्या? हाँ, आए तो थे, लेकिन 3 दिन रह कर चले गए। सुनीता बेमन से बोली। नेक्से को लगा कि वह फूफा से खुश नहीं है। उसने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, बुआ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, पर डर लगता है कि कहीं तुम बुरा न मान जाओ। नहीं, तुम बताओ क्या बात है? बुआ, सच तो यह है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। नेक्से ने एक ही झटके में मन की बात कह दी। नेक्से की बात पर सुनीता भड़क उठी। क्या मतलब है तुम्हारा? और हाँ, प्यार का मतलब जानते हो? अपनी और मेरी उम्र में फर्क देखा है। मैं रिश्ते में तुम्हारी बुआ लगती हूँ। हाँ, लेकिन इस दिल का क्या करूं, जो तुम पर आ गया है। अब तो दिलो दिमाग पर हमेशा तुम ही छाई रहती हो, नेक्से ने कहा। लगता है तुम पागल हो गए हो। जरा सोचो, अगर घर वालों को यह सब पता चल गया तो मेरा क्या हाल होगा? सुनीता ने कहा। नेक्से चारपाई से उठा और सुनीता के पास जाकर उसके गले में बांधें डाल दी। सुनीता ने इसका कोई विरोध नहीं किया। इससे नेक्से की हिम्मत बढ़ गई। इसके बाद सुनीता भी खुद को नहीं रोक सकी तो मर्यादा भंग हो गई। जोश उतरने पर जब होश आया तो दोनों में से किसी के भी मन में पछतावा नहीं था। सुनीता को अपना मोबाइल नंबर देकर और फिर आने का वादा करके नेक्से चला गया। उस दिन के बाद सुनीता की तो जैसे दुनिया ही बदल गई। पर कभी कभी उसे डर भी लगता था कि अगर भेद खुल गया तो क्या होगा।
अब नेक्से का आना जाना लगा रहने लगा। इसी बीच एक दिन वेदराम अचानक घर आ गया। उसकी तबीयत खराब थी, पर उस समय घर पर नेक्से नहीं था। सुनीता डर गई कि कहीं पति की मौजूदगी में नेक्से न आ जाए, इसलिए उसने नेक्से को फोन करके सतर्क कर दिया। हफ्ते भर बाद वेदराम चला तो गया, पर सुनीता के मन में डर सा समा गया। पड़ोसियों को सुनीता के घर नेक्से का आना जाना अखरने लगा था। आखिर एक दिन पड़ोसन ने सुनीता को टोक ही दिया, जवान लड़के का इस तरह घर आना जाना ठीक नहीं है। अपनी जवान बेटी का कुछ तो ख्याल करो। सुनीता तमक कर बोली, अपने घर का ख्याल मैं खुद रख लूंगी। तुम हमारी फिक्र मत करो। नेक्से उसके यहाँ बेखौफ और बिना रोक टोक आता जाता था। पड़ोसियों के मन में भी शक के बीज पड़ चुके थे। एक दिन जब वेदराम घर आया तो एक पड़ोसी ने कहा, नेक्से तुम्हारी गैरमौजूदगी में तुम्हारे घर अक्सर आता है। तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। इस बात से वेदराम को लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने सुनीता से पूछा, यह नेक्से का क्या चक्कर है? पति की बात सुनकर सुनीता की धड़कनें बढ़ गई। यह क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा रिश्तेदार है, कभी कभी यहाँ आ जाता है। इसमें गलत क्या है? घर में जवान बच्ची है, तुम उसे यहाँ आने के लिए मना कर दो, वेदराम ने कहा। अपनी बेटी की देख रेख मैं खुद कर सकती हूँ, पर कभी सोचा है कि तुम्हारे बिना मैं कैसे रहती हूँ? तुम लोगों के लिए ही तो मैं बाहर रहता हूँ। जरा सोचो, क्या तुम्हारे बिना मुझे वहां अच्छा लगता है क्या? वेदराम को सुनीता की इस बात से विश्वास होने लगा कि पड़ोसियों ने उसे उसकी पत्नी और नेक्से के बारे में जो खबर दी है वह सही है। वेदराम 2 से 4 दिन रुककर अपने काम पर फिरोजाबाद चला गया, पर इस बार उसका काम में मन नहीं लगा। उसे लगता था जैसे उसकी गृहस्थी की नींव हिल रही है। एक दिन अचानक वह छुट्टी लेकर बिना बताए घर से आ गया। उसने घर में कदम रखा तो घर में कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो सन्न रह गया। उसकी पत्नी नेक्से की बाहों में थी। गुस्से में वेदराम ने डंडा उठाया और सुनीता की खूब पिटाई की, जबकि नेक्से भाग गया। पिटने के बाद भी सुनीता के चेहरे पर डर नहीं था। वह गुर्रा कर बोली, इस सब में मेरी नहीं, बल्कि तुम्हारी गलती है। मैंने कहा था न कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, पर तुमने मेरी भावनाओं का ख्याल कहाँ रखा? वेदराम का गुस्सा बढ़ गया। वह हैरान था कि सुनीता ने रिश्तों का भी ख्याल नहीं रखा। नेक्से तो उसके बेटे की तरह है। उसने कहा, ठीक है, अब मैं आ गया हूँ, सब संभाल लूंगा। मैं आ गया हूँ से क्या मतलब है तुम्हारा? सुनीता ने पूछा। अब मैं नौकरी छोड़कर हमेशा के लिए आ गया हूँ। यहीं खेती बाड़ी करूंगा, फिर देखूंगा तुझे, वेदराम ने कहा। पति के नौकरी छोड़ने की बात सुनकर सुनीता परेशान हो उठी, क्योंकि अब उसे नेक्से से मिलने का मौका नहीं मिल सकता था। उसने नेक्से को सारी बात बताकर सतर्क रहने को कहा। अब वह किसी भी कीमत पर नेक्से को छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसके मन में पति के प्रति नफरत पैदा हो गई। वेदराम को अब इस बात का डर लगा रहता था कि सुनीता नेक्से के साथ भाग न जाए। अगर ऐसा हो गया तो समाज में उसकी नाक ही कट जाएगी। लिहाजा उसे अपनी दुराचारी पत्नी से नफरत हो गई। बेटी भी जवान थी, पर वह माँ की ही तरफ से बोलती थी। उसे इस बात का भी डर था कि कहीं बेटी भी गुमराह न हो जाए। वेदराम की चौकसी के बावजूद सुनीता और नेक्से मौका पाकर घर से बाहर मिलने लगे। यह बात भी वेदराम से ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकी। उसने सुनीता को एक बार फिर समझाने की कोशिश की, पर वह कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। वेदराम समझ गया कि अब कोई बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा, वरना उसकी गृहस्थी डूब जाएगी।
घर का वातावरण काफी तनावपूर्ण रहने लगा था। नेक से वेदराम की खुशियों के रास्ते में बाधा बन गया था। काफी सोचने विचारने के बाद वेदराम को लगा कि इस समस्या का अब एक ही हल है कि रास्ते के कांटे को जड़ से निकाल दिया जाए। दूसरी ओर रोज रोज पिटने से सुनीता को लगने लगा था कि अब वह पति के साथ ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती। वह खुलकर नेक्से के साथ अपनी दुनिया बसाना चाहती थी। वेदराम धीरे धीरे अपने इरादे को मजबूत कर रहा था। बेशक यह काम उसके लिए कठिन था, पर एक और चरित्रहीन पत्नी थी तो दूसरी ओर बेलगाम भतीजा। दोनों उसके गुस्से को हवा दे रहे थे। योजना के अनुसार वेदराम उसी ईंट भट्ठे पर काम करने लगा जहां नेक्से करता था। वेदराम जानता था कि नेक्से रात में भट्ठे पर ही सोता है। उसे लगा कि वह वहीं पर अपना काम आसानी से कर सकता है। वह भी भट्ठे पर ही सोने लगा और मौके की तलाश में लग गया। नेक्से अपने फूफा वेदराम के इरादे से बेखबर था, जबकि वेदराम ने तय कर लिया था कि अपनी इज्जत पर हाथ डालने वाले को वह जिंदा नहीं छोड़ेगा। अपनी नौकरी के तीसरे दिन 5 दिसंबर 2019 को वेदराम को मौका मिल गया। उसने देखा नेक्से अकेला सो रहा था। वह अपनी जगह से उठा और फावड़े से नेक्से पर प्रहार कर दिया। चोट नेक्से के कंधे पर लगी तो वह चीख कर उठा और भागने की कोशिश की, लेकिन वेदराम ने उस पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिए, जिससे वह वहीं पर मर गया। नेक्से की हत्या करने के बाद वेदराम ने राहत की सांस ली, पर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वह फावड़ा लेकर सीधे थाना सहावर पहुंचा और पुलिस को सारी बात बता दी। थाना प्रभारी रफत मजीद वेदराम से पूछताछ करके उसे उस जगह ले गए जहां उसने नेक्से की हत्या की थी। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। पुलिस ने वेदराम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थाना प्रभारी रफत मजीद केस की तफ्तीश कर रहे थे। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि कसूर किसका था। नेक्से की जान लेकर अपने परिवार को अकेला कर दिया। अब परिवार को कौन पालेगा? उसके बच्चों का भविष्य क्या होगा? अगर समाज से काम लेता तो शायद अपनी बीवी को डांट मना सकता था, मगर अब समय चल गया है। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कमेंट भी कर देना। आपका लाइक और शेयर मुझे हिम्मत देता है। कल फिर आपसे मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।